हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से झारखंड बोर्ड क्लास 11वीं के लिए इकोनॉमिक्स के उन सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों पर बात करने वाले हैं जो कि भारतीय आर्थिक विकास से संबंधित प्रश्न हैं। यहाँ पर टोटल हम लोग 40 बहुविकल्पीय प्रश्न हल करने वाले हैं जो कि केवल हिंदी माध्यम में है। इससे पहले भी हमने आपको 2 वीडियो अपडेट दिया था। पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर के 40 तक बताया था और दूसरी वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन संख्या 41 से लेकर के 80 तक बताया था। और अब हम लोग यहाँ पर 81 से यानी कि 81 प्रश्न जो संख्या है वहाँ से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो दोनों ही पिछली वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाकर के जरूर देख लेना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन संख्या 81 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। हम लोग जानते हैं भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम भारतीय रुपए नोटों पर यानी कि लिखा रहता है। ठीक है, जितने भी नोट होते हैं 1 रुपए के नोट को छोड़ दीजिए, बाकी 2 रुपए और उससे अधिक मूल्य के जितने भी नोट रहते हैं सभी नोटों पर आपको मिल जाता है इसका नाम, जो हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, आप ये देख लीजिए, नोट है ये और इस पर आपको क्या लिखा हुआ मिल रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कितने रुपए का नोट है, 2000 रुपए का। हालांकि ये जो है वापस ले लिया गवर्नमेंट ने। अब ये देख लीजिए 100 रुपए का नोट है। अब इस पर भी क्या लिखा हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी तरीके से आप देख सकते हैं 2 रुपए का नोट है, उस पर भी देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन ध्यान दीजिए 1 रुपए का नोट है और देखिए इस पर क्या लिखा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है भारत सरकार। मतलब आप समझ गए होंगे कि 1 रुपए के नोट को छोड़ दीजिए, बाकी उससे जितने भी बड़े मूल्य के नोट होते हैं सभी नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा होता है। क्यों होता है ऐसा, बताते हैं आगे। यहां पर समझ में आ गया है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल को हुआ था। और 1 अप्रैल को हम लोग अप्रैल फूल यानी कि मूर्ख दिवस भी मनाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, चूंकि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो ये आपको ये ध्यान रखना होगा कि 1 अप्रैल 1935 को जो है ना आरबीआई का स्थापना भी हुआ था। तो हम लोग 1 अप्रैल को अब मूर्ख दिवस नहीं मनाएंगे बल्कि आरबीआई का स्थापना दिवस मनाएंगे। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। यहां पर दूसरा क्वेश्चन देखो, यानी कि क्वेश्चन संख्या है 82। यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय अवस्थित है। हम लोग जानते हैं यहां पर केंद्रीय बैंक है ये भारत का, भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में है। कब से है, 1937 से है ना, 1937 से। अब कहेंगे सर स्थापना तो आपने बताया 1935 में हुआ। बिल्कुल भाई, 1935 में जब स्थापना हुआ है ना तो उस समय हुआ था कोलकाता में। इस वजह से कह सकते हैं कि 1935 में उसका हेडक्वार्टर कहां पर था, कोलकाता में था। लेकिन 1935 के बाद आप जानते हैं 1937 में इसको हस्तांतरित करके अब जो है मुंबई कर दिया गया है। तो अब इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में है। स्थापना के समय ये कहां पर था, कलकत्ता में। उसके बाद कहां चला आया, मुंबई चला आया। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। देखिए बैंकों का बैंक कहते हैं केंद्रीय बैंक को। तो यहां पर केंद्रीय बैंक तो ऑप्शन है नहीं, लेकिन केंद्रीय बैंक का नाम लिखा हुआ है, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम लिखा हुआ है, वो क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक क्या है, बैंकों का बैंक है। जिस प्रकार से आम जनता को जो बैंक होता है उसको कहते हैं व्यावसायिक बैंक यानी कि कमर्शियल बैंक, लेकिन उन व्यावसायिक बैंकों का भी बैंक होता है कौन, भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक भी है। चलिए आगे जाते हैं। यहां पर क्वेश्चन संख्या 84। यहां पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे नोट छापने का एकाधिकार है। अब जानते हैं नोट इशू करने का मोनोपोली पावर दिया गया है केंद्रीय बैंक को। तो केंद्रीय बैंक को दूसरे तरीके से भी हम लोग कहते हैं रिजर्व बैंक। तो रिजर्व बैंक को ही जो है ना नोट छापने का एकाधिकार प्राप्त है। और देश के अंदर में नोटों की समानता इसी वजह से बनी रहती है, उसका डिजाइन को लेकर के, चाहे तो शेप साइज को लेकर के, इसी वजह से समानता बना रहता है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही बैंक नोट को छाप सकता है, वो है रिजर्व बैंक, जिसे हम केंद्रीय बैंक कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन संख्या 85।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तिगत खाता नहीं खोला जा सकता। देखिए हम लोग इंडिविजुअली खाता नहीं खुलवा सकते हैं केंद्रीय बैंक में, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक में जाकर के हम अपना खाता नहीं खुलवा सकते, क्योंकि अभी आपने देखा है जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो बैंकों का बैंक कहलाता है, यानी कि व्यावसायिक बैंक जितने भी हैं उनका बैंक है, सरकार का बैंक है ये केंद्रीय बैंक, आम जनता का ये बैंक बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आम जनता का यहाँ पर खाता बिल्कुल भी नहीं खुलने वाला है। आगे देखो क्वेश्चन संख्या 86 में क्या कह रहा है। 86 कह रहा है कि भारत में 1 रुपये का जो नोट है निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो 1 रुपये का जो नोट है ये भारत में केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता, बल्कि भारत सरकार इसको जारी करती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप देख सकते हैं 1 रुपये का ये नोट है, अब इस पर जो वो नाम किसका लिखा हुआ है, भारत सरकार, और यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन किसका है, तो वित्त सचिव का साइन है। 1 रुपये का नोट है, आप यहाँ पर देख रहे हैं भारत सरकार लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, तो वित्त सचिव लिखा हुआ, यानी कि वित्त सचिव का इस पर हस्ताक्षर होता है। लेकिन ध्यान दीजिए 2 रुपये का नोट है, अब इस पर देखिए क्या लिखा हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन इस पर साइन किसका है, तो इस पर साइन है रिजर्व बैंक के गवर्नर का। फर्क समझ में आ गया, मतलब 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य के जितने भी नोट रहते हैं सब पर आपको नाम लिखा हुआ मिल जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ मिल जाएगा। 2 रुपये या फिर उससे अधिक मूल्य के नोट हैं तब, ठीक है। लेकिन अगर नोट 1 रुपये का है तो उस पर भारत सरकार लिखा हुआ रहता है, और उस पर जो साइन होता है ना या फिर हस्ताक्षर जो होता है वो किनका रहता है, तो वित्त सचिव का हस्ताक्षर रहता है 1 रुपये के नोट पर, ठीक है। चलो आगे जाते हैं, क्वेश्चन संख्या यहाँ पर देखते हैं 88। अब ये आ गया 2000 रुपये का नोट, कह रहे हैं कि 2000 रुपये के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। देखो भाई जितने भी बड़े नोट छपते हैं 2 रुपये या फिर उससे अधिक मूल्य के नोट, सभी नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। आप ये देख लीजिए 2000 रुपये का नोट है और इस पर साइन किनका है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का साइन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, क्योंकि ये आरबीआई जारी करती है, और इस पर साइन किसका है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का साइन है। क्लियर हो गया। यहाँ पर देखो क्वेश्चन संख्या 89 क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। देखिए यहाँ पर हम 25वें गवर्नर की बात कर लें तो वो हैं शक्तिकांत दास जी, और 24वें गवर्नर के तौर पर कौन थे, तो 24वें गवर्नर के तौर पर थे उर्जित पटेल, और 25वें गवर्नर के तौर पर कौन है, तो ये हैं भाई आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन संख्या जो है वो आपका आ रहा है 90। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि भारत में एक साथ 14 जो व्यावसायिक बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, बताइए। यानी कि भारत के अंदर में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1969 में किया गया था। 1969 ईस्वी में जो है वो भारत के अंदर 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। डेट था ये कौन सा, तो 19 जुलाई 1969 आप कह सकते हैं। 19 जुलाई 1969 को, जिस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसी समय जो है वो कह सकते हैं भारत के अंदर में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। ये 14 कौन से बैंक थे, ये व्यावसायिक बैंक थे जिनका राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। ये ध्यान रखना फर्स्ट फेज है, यानी कि पहला चरण में जो वो किया गया था कब, फर्स्ट फेज में किया गया था 1969 में, लेकिन सेकेंड फेज भी जो वो किया गया था, तो ध्यान रखना सेकेंड फेज में कब किया गया था, तो ये किया गया था 1980 में, ठीक है। 1980 में फिर से जो वो कितने बैंकों का लेकिन किया गया था, तो केवल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया, और 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कह सकते हैं 19 जुलाई 1969 को किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 91। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कि वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन हैं। वित्त मंत्री पूछ रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तुम जानते हैं निर्मला सीतारमण जी को, यही जो है वो भारत के क्या है, वित्त मंत्री हैं, ठीक है। आप इनका फोटो देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लगा दिया, यही है वित्त मंत्री, और फिलहाल इन्होंने जो है भारत के लिए बजट भी प्रस्तुत किया है। चलिए आगे जाते हैं। अब देखो यहाँ पर 92 क्या कह रहा है, कि देश के स्टॉक एक्सचेंजों को कौन नियमित करता है।
देखिए स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने वाला देश के अंदर में एक है एक्सचेंज बोर्ड, कौन सा यहाँ पर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, BSE जिसको शॉर्ट में कहते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नाम है इसका। तो यही जो है देश के अंदर में क्या करता है, स्टॉक एक्सचेंजों को जो है नियमित करता है या फिर रेगुलेट करता है, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन संख्या जो है वो 93 आ चुका है। 93 में क्या कह रहा है कि बियर तथा बुल शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है। देखो बियर और बुल, आप ये फोटो पहले देख लो, ये फोटो जो है आपको दिख रहा है, इसमें दो चीजें बनी हुई है, बियर और बुल। मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्यों यूज किया गया है, ये यूज किया गया है इसलिए चूंकि बियर जो शब्द है ये भालू के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, ये कैसा रहता है, झुका हुआ रहता है। बुल का मतलब क्या है, सांड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब शेयर मार्केट रफ्तार पकड़ता है, बहुत तेजी पकड़ता है, तो उस समय बुल शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब शेयर मार्केट धड़ाम से गिर रहा होता है तो उस समय हम बियर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि ये दोनों शब्दों का प्रयोग हम लोग शेयर बाजार में करते हैं। क्लियर हो गया। बियर तथा बुल शब्द का प्रयोग कहाँ होता है, शेयर बाजार में होता है। आप इसका पिक्चर आपने देख लिया। चलिए आगे जाते हैं। क्वेश्चन संख्या यहाँ पर है 94। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व बैंक को किस नाम से जाना जाता है। देखिए वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक को हम लोग IBRD के नाम से जानते हैं। किस नाम से, IBRD के नाम से जानते हैं। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल बैंक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंटर, यहाँ पर पूरा लिख देना होगा, इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, बी का मतलब है बैंक, फॉर रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन यानी कि पुनर्निर्माण, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, यही है फुल फॉर्म इसका। ध्यान रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यही है IBRD जिसे हम विश्व बैंक कहते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुआ था 1945 में, जब दूसरे विश्व युद्ध की हम लोग बात करते हैं 1939 के आसपास। तो उस वक्त कह लीजिए कि पूरी जो अर्थव्यवस्था है विश्व युद्ध की वजह से क्षतिग्रस्त हुई और उसे रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए यानी कि पुनर्निर्माण करने के लिए जो हो इस तरह के बैंक का स्थापना किया गया वर्ष 1945 में। भारत भी इसका जो है सदस्य देश है। अभी IBRD के अंदर जानते हैं आप 89 कंट्रीज जो है वो सदस्य बने हुए हैं, यानी कि 189 देश जो हैं विश्व बैंक के सदस्य देश हैं। यहाँ पर देख लीजिए 95 में क्या कह रहे हैं कि विश्व बैंक ऋण देता है। तो विश्व बैंक ऋण जो है ना इसलिए देता है ताकि जो बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था या पर पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे करके डेवलप कर सके, यानी कि विकासशील देशों के लिए ही इस तरह का जो है वो संगठन लाया गया है विशेष करके। तो यहाँ पर आप देख लीजिए विश्व बैंक ऋण देता है दोनों तरफ से, आपको दोनों तरह का, यानी कि दीर्घकालीन भी और अल्पकालीन भी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। जनरली जो विश्व बैंक का लोन होता है वो आप कह सकते हैं कि 5 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक का होता है। 5 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक का होता है। विभिन्न परियोजनाओं के लिए, विभिन्न तरह के प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जो वो विश्व बैंक जो हो ऋण देता है अल्प विकसित देशों को। मतलब कि यहाँ पर लोन इसलिए दिया जाता है देशों, विकासशील देशों को, ताकि वे अलग अलग नीतियों या फिर अलग अलग कार्यक्रमों को लागू करके अपने देश को डेवलप कर सकें। समझ आ गया होगा आपको। चलिए आगे जाते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, 96 में क्या कह रहा है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। हम लोग जानते हैं वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन DC में है। कहाँ पर है, वॉशिंगटन DC में ही जो है वो विश्व बैंक का मुख्यालय है, इस बात को ध्यान रखना। आगे जाते हैं क्वेश्चन संख्या 97। 97 में क्या कह रहे हैं, देख 97 में कह रहा है कि विश्व बैंक समूह, देखो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो हो सम्मिलित हैं, तो 5 सम्मिलित हैं। पांचों आप देख लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे जाते हैं। यहाँ पर देखो 98 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संस्था विश्व बैंक का समुदाय का अंग नहीं है। अच्छा ठीक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आपने देख लिया 5 बैंक हैं, 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। अब यहाँ पर पांचों देख लो, पांचों में से कौन सा नहीं होगा। WTO तो हमने बात किया ही नहीं,
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो यही जो है विश्व बैंक का समुदाय का अंग नहीं होगा, ठीक है, इसकी कम्युनिटी का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 ही हैं, IBRD, IDA, IFC, मीगा और ICSID, इसके अलावे यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। तो यहाँ देखो WTO जो है ना, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो ये स्थापित हुआ था 1 जनवरी को, ठीक है, 1 जनवरी को हुआ था 1995 में, 1 जनवरी 1995 में WTO का स्थापना हुआ है व्यापार समझौते के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाने के लिए, सुलभ बनाने के लिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन संख्या 99 क्या कह रहा है कि IMF का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है IMF का। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो ध्यान रखिएगा IMF का फुल फॉर्म कई बार पूछा हुआ है एग्जामिनेशन में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म पूछा जाता है इसका। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन संख्या यहाँ पर 100 आ चुके हैं। कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नवीनतम सदस्य है, मतलब लेटेस्ट जो मेंबर बना हुआ है IMF का वो कौन है, तो इंडोरा है। क्या है नाम, इंडोरा। यही जो है वो IMF का लेटेस्ट अभी जो है वो कह सकते हैं सदस्य बना हुआ है, और शायद अक्टूबर के आसपास जो वो 2020 में बना हुआ है, मुझे याद नहीं है पूरी तरह से, बट हाँ चेक आउट कर लेना कि IMF का नवीनतम सदस्य जो हो कौन सा है, इंडोरा है, जो कि अक्टूबर 2020 में बना हुआ है। चलिए आगे जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं हम क्वेश्चन संख्या 101 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य देशों को निम्न उद्देश्य के लिए ऋण सहायता देता है। कौन सा उद्देश्य भाई, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF लोन काहे के लिए देता है पता है, अल्पकालीन भुगतान असंतुलन को ठीक करने के लिए, ठीक है। मेन जो पर्पस है IMF का वो ये है कि अल्पकालीन भुगतान संतुलन को, यानी कि जब असंतुलन हो जाती है तब उसको ठीक करने के लिए जो वो लोन वगैरह की व्यवस्था करता है IMF, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आगे चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 102। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विश्व बैंक है ना, विश्व बैंक की सुलभ खिड़की, सुलभ ऋण खिड़की, जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट लोन विंडो, ठीक है, अंग्रेजी में क्या नाम देते हैं, सॉफ्ट लोन विंडो, तो इसको कहते हैं IDO को। ध्यान रखना IDA की स्थापना शायद 1960 में हुई थी, ठीक है, हम कन्फर्म नहीं है बट देख लेना, ठीक है, 1960 में हुई थी शायद, ठीक है, सॉफ्ट लोन विंडो कहते हैं इसको। तो इस बात को ध्यान रखना, किसका नाम है, IDA का, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसको ही कहते हैं सुलभ ऋण खिड़की। ये ज़्यादा तरह की कुछ चीज़ें पूछताछ नहीं करेगा, सीधी तौर पर आपको लोन व्यवस्था कर देता है, ठीक है, कुछ कुछ जानकारियाँ लेकर के। यहाँ पर देख लीजिए 103 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सार्क, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पर देखो कैसे, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, अच्छा मुख्यालय पूछ रहा है, देखो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, ठीक है, कहाँ पर है, काठमांडू में है, इस चीज़ को ध्यान रखना। आगे जाते हैं, आगे क्वेश्चन संख्या 104। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है। अच्छा, सार्क का सदस्य कौन सा नहीं है, सार्क में हम लोग जानते हैं टोटल कितने कंट्री हैं, 8 कंट्री हैं, भारत के साथ साथ में टोटल 8 कंट्री इसमें हैं। और यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो 8 कंट्री वो कौन कौन सा है आपको एक बार बताना चाहते हैं। पहले यहाँ पर आप नोट कर लो, रुको, 104 में आप लिख लेना, टोटल यहाँ पर 8 देश हैं, पहले ये लिख लो कि 8 देश हैं, ठीक है, टोटल कितने देश हैं, 8 देश हैं। और 8 देश में से सबसे पहले तो आप भारत का नाम लिख दो। देखो भारत हमेशा जो है ना अंतर्राष्ट्रीय मंच के लिए तैयार रहता है, हमेशा अपना नाम जो है ना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में पहले लिखवा लेगा, तो भारत रहता है, ठीक है। नेपाल है, नेपाल के साथ में जो भूटान, भूटान के साथ में जो पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान, ठीक है, हमने लिख दिया। और उसके अलावे जो है अफ़गानिस्तान भी है, हाँ अफ़गानिस्तान, ठीक है। इसके अलावा कितने देश हुए, 1 2 3 4 5 ही हुआ ना। एक बांग्लादेश है, बांग्लादेश, और बांग्लादेश के साथ में एक और देश है मालदीव, ठीक है। और इसके साथ में एक
लास्ट में श्रीलंका, हाँ श्रीलंका, तो यही हैं वो 8 देश। देख ले 8 हो गया कि नहीं। भारत है, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका, यही जो है वो 8 देश हैं जिससे जो है सार्क बना हुआ है। चलिए आगे जाते हैं। क्वेश्चन संख्या यहाँ पर देख लीजिए 105 में क्या कह रहा है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को अंग्रेजी में कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, सॉरी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है ना। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका प्रकाशन है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, जिसको हम IBRD कह रहे थे, IBRD को हम लोग कहते हैं ना विश्व बैंक, तो विश्व बैंक का ही ये रिपोर्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। हम तो भी कंफ्यूज हो गए थे भाई क्या है ये। देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, 106 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विश्व बैंक संगठन की स्थापना कब की गई थी? मैंने कहा 1945 में किया गया था। अच्छा विश्व व्यापार संगठन पूछ रहा है ना विश्व व्यापार संगठन पूछ रहा है, यानी कि WTO पूछ रहा है। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1995 को हुआ था। मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन संख्या 107 पर। यहाँ पर क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन के पूर्ववर्ती संगठन का नाम, अच्छा पहले जो नाम था ना WTO का वो गैट था, GATT, ठीक है, GATT गैट। और गैट का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? गैट का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड, सॉरी टैरिफ, क्या कहते हैं लिख ही देते हैं इसको, जनरल एग्रीमेंट यानी कि सामान्य समझौते, एग्रीमेंट पूरा लिखाएगा कि नहीं? हाँ ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ, टैरिफ मतलब प्रशुल्क है ना, आयातित जो कर कहलाता है एक तरीके का, आयात की जाने वाली वस्तुओं पर जो टैक्स लगता है ना उसको टैरिफ बोलते हैं। तो टैरिफ एंड ट्रेड इसका नाम है, ट्रेड हो गया। तो यहाँ पर क्या हमने दिया फुल फॉर्म गेट का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये गेट का नाम ध्यान रखना अब क्या हो गया है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो यही है इसका पूर्ववर्ती संगठन का नाम WTO का। तो इसका हिंदी नाम होगा व्यापार और प्रशुल्क पर सामान्य समझौता। देखो व्यापार मतलब ट्रेड, प्रशुल्क मतलब टैरिफ, एग्रीमेंट मतलब समझौते और सामान्य मतलब जनरल चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 108। क्या कह रहा है कि मार्च 2020 तक व्यापार संगठन यानी कि विश्व व्यापार संगठन में कुल कितने सदस्य देश थे? 164, ठीक है, 100 यहाँ पर 64 देश थे। अब देख लेना यहाँ पर देखिए क्वेश्चन संख्या 109 में क्या कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन सर्वप्रथम कब किया गया था? हाँ यही हम बात कर रहे थे उस वक्त। कह रहे कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, वहाँ पर था वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ध्यान रखना कंफ्यूज हो जाते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक का काम है, वो वर्ल्ड बैंक जारी करेगा, लेकिन ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये UNDP द्वारा जारी किया जाता है। पहली चीज़ तो ये नोट कर लो, UNDP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसी का जो है ये रिपोर्ट होता है विश्व मानव विकास रिपोर्ट, जिसको पहली बार जो है वो जारी किया गया था 1990 में। पहली बार 1990 में इसका प्रकाशन हुआ था, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को जारी किया जाता है UNDP द्वारा, ठीक है। ये SDI के सूचकांकों पर आधारित होता है, इस चीज़ को भी ध्यान रख सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो SDI के सूचकांकों पर आधारित होता है। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन संख्या है 110, कह रहा है कि SDG का पूर्ण रूप क्या है? SDG का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आप देख सकते हैं इसके अंदर टोटल 17 लक्ष्य हैं और उन 17 लक्ष्यों का पिक्चर हम आपको यहाँ पर लगा देते हैं। देख लो ये 17 लक्ष्य हैं, ठीक है, और इन 17 लक्ष्यों को 2030 तक पूरा भी करना है, ठीक है। सितंबर के 2015 में तय किया गया था इन 17 लक्ष्यों को और 2030 तक इन्हें पूरा करना है। तो ध्यान रखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फुल फॉर्म होता है SDG का, और कितने लक्ष्य हैं? तो 17 लक्ष्य हैं। आगे चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 111। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि सतत विकास की, है ना, सतत विकास की
पहली व्याख्या जो है वो कहाँ पर की गई थी? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का व्याख्या सबसे पहली बार किया गया था ब्रेटलैंड आयोग की रिपोर्ट में, और उन्होंने ही सबसे पहले बिल्कुल सही और सटीक जो है डेफिनेशन दिया था सतत विकास का। सबसे पहला डेफिनेशन यहीं पर देखने को मिला लोगों को। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन संख्या 112। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए फर्स्ट जो यहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन की हम लोग बात करते हैं वो हुआ था यहाँ पर रियो डी जेनेरियो में। कब हुआ था? 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। कितनी तारीख को मुझे याद नहीं है, जून में शायद हुआ था। देख लेना, 3 जून से शायद 14 जून तक इसका जो है ना सम्मेलन चला था, तो ये देख लेना, कंफर्म नहीं है बट हाँ जून में ही हुआ था। 1992 में हुआ था पहली बार पृथ्वी सम्मेलन। कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। आगे जाते हैं अब हम लोग क्वेश्चन संख्या 113 पर। क्या कह रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेटलैंड रिपोर्ट है ना संबंधित है। तो ब्रेटलैंड रिपोर्ट किससे संबंधित है? सतत विकास से संबंधित है, और ब्रेटलैंड आयोग ने ही सबसे पहले जो सतत विकास का जो है डेफिनेशन दिया हुआ था। अब चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन संख्या आ चुके हैं 114। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस आयोग ने सतत विकास की सबसे पहले जो है परिभाषा दी है? मैंने आपको समझा दिया था अभी जस्ट, ब्रेटलैंड आयोग ने सबसे पहले सतत विकास का डेफिनेशन दिया हुआ था। ये भी मैंने आपको बता दिया है कि सतत विकास लक्ष्य समूह हैं। कितने जो है वो समूह हैं इसमें? तो 17 जो है वो लक्ष्य इसके अंदर तय किए गए हैं। कब? सितंबर के 2015 में। ठीक है, सितंबर के 2015 में 17 लक्ष्यों को तय किया गया है, लेकिन 2030 तक इसको पूरा भी करना है। 2030 तक इन 17 लक्ष्यों को पूरा भी करना है। एक बार आप फिर से इसका जो है पिक्चर आप देख लीजिए तो आपको अच्छा से समझ आ जाएगा। यहाँ पर ये 17 जो लक्ष्य हैं सबके लिए जो है नंबर भी सेट किया गया है। तो यहाँ पर इन 17 लक्ष्यों को पूरा करना है 2030 तक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन संख्या 116 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? हम लोग जानते हैं 2030 तक लक्ष्य को पूरा करने हैं, लेकिन इनमें से कौन सा वो लक्ष्य नहीं है बताइए। तो यहाँ पर अंतरिक्ष अनुसंधान की बात बिल्कुल भी नहीं की गई है। आप एक बार फिर से इसे देख लीजिए गौर से, इसमें कहीं पर भी जो है वो अंतरिक्ष अनुसंधान का बात नहीं लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्वेश्चन संख्या 117 क्या कह रहा है क्वेश्चन की पर्यावरण बाध्यताएं, जिसको हम लोग यहाँ पर इन्वायरमेंटल एक्सटर्नलिटीज कहते हैं, ये क्या है? तो इसको हम लोग त्रिपक्षीय प्रभाव कहते हैं, थर्ड पार्टी इफेक्ट कहते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर पर्यावरणीय बाध्यताएं 2 तरीके के हो सकते हैं। हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है ये, है ना, मतलब कि धनात्मक पर्यावरण बाध्यताएं और ऋणात्मक पर्यावरणीय बाध्यताएं, ये 2 तरह का होगा। और ये दोनों तरह के जो है ना देश के अंदर में बहुत आप आसानी से देख सकते हैं अपने आसपास में ही। जैसे कि मान लो हम आपको अभी जो वो क्या कह रहे हैं कि आप जहाँ पर रहते हैं ना वहाँ बगल में ही कोई फूलों की खेती करता है। आप जहाँ पर रह रहे हैं, मान लो यहाँ पर रह रहे हैं, इसके बगल में ही आसपास में खेती की जा रही है फूलों की, और जिसकी वजह से आपको फ्री में पैसा नहीं देना पड़ रहा है, फ्री में आपको सुगंध लेने का मौका मिल जाता है। ठीक है, चूंकि बहुत नज़दीक है तो आप वो सुगंध को रोक भी नहीं सकता है, हम तो लेंगे ही भाई, फ्री में मिल रहा है। तो ऐसे में आपके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, कहेंगे वाह मज़ा आ गया सर, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। लेकिन अगर हम ये कह दें कि कोई जो है वो बगल में ही आकर के यहाँ पर कचरा डाल दे रहा है, यहाँ पर फूल की खेती नहीं की जा रही है, अब मान लो कि यहाँ पर ला करके कचरा डाल दिया, या फिर अब मान लो इधर फूल की खेती हो रही ना, इधर आप मान लो कि यहाँ पर जो है ला करके कोई कचरा डाल दिया और आपकी खिड़की जो है इधर ही खुलती है उस स्थिति में बताइए क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आप पर, है ना, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे कि धनात्मक बाध्यताएं क्या होता है और ऋणात्मक बाध्यताएं क्या होता है। तो यहाँ पर ऋणात्मक बाध्यताएं तो जो है वो आपका कह सकते हैं एक तरह का कॉस्ट जनरेट करेगा, क्योंकि आपके हेल्थ पर इस कचरे की वजह से हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने पर आपके जो है वो पैसे खर्च होंगे, डॉक्टर को पैसे देने पड़ेंगे अपनी स्वास्थ्य की स्थिति को ठीक करने के लिए। तो यहाँ पर जो वो ऋणात्मक बाध्यताएं जो है वो सामाजिक लागत को बढ़ा देता है, इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं। पर्यावरणीय बाध्यताएं को हम लोग त्रिपक्षीय प्रभाव कहते हैं। आगे देखो क्वेश्चन संख्या आ चुके हैं 118। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि प्लांट
इकोनॉमी फॉर इंडिया किसने लिखी थी? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया लिखा हुआ था एम, यहाँ पर विश्वेश्वरैया ने, ठीक है, एम विश्वेश्वरैया जी ने जो है वो लिखा हुआ था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। और यहीं से माना जाता है कि भारत के लिए जो है ना आर्थिक नियोजन का जो बात है वो उठा था, ठीक है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। सो इसी से रिलेटेड हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। यहाँ पर देखो क्वेश्चन संख्या 119 है और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? देखो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया गया था अगस्त के 1952 में। 1952 में जो हो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का जो है गठन किया गया था। इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं। डेट मुझे याद नहीं रहता है तो हम बता दिए आपको, अगस्त के 1952 में जो हो किया गया था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन, ठीक है, देख लेना डेट कब होगा नहीं होगा। चलिए आगे जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 120 और इस वीडियो के लिए ये आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन संख्या 120 क्या कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है? तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की आवश्यकता होती है, जिसे हम शॉर्ट में NDC कहते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर जो मुख्यमंत्री होते हैं वो भी शामिल हैं, ठीक है, सदस्य के रूप में। फिर जो कैबिनेट के मंत्री भी होते हैं और प्रधानमंत्री तो रहते ही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ही जो है वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं फिर से हम इसी तरीके से अगली किसी वीडियो अपडेट के साथ। तब तक रखते हैं इतना ही। जय हिंद।